आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कृषि कानून संवैधानिक है या नहीं। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कृषि का कानून के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंध देखा था, जहां पर कि कानून बनाने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य को क्या अधिकार है उसका चर्चा हुआ था। अब वो केंद्र राज्य संबंध को कानून बनाने के मुद्दे पर जो है रिश्ता या संबंध समझने के बाद आज हम लोग देखेंगे कि कृषि कानून जो है वह संवैधानिक है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस मुद्दे को समझने के लिए फिर इसे भी हम कई भागों में बांट करके चर्चा करेंगे। पहला भाग है कि चर्चित क्यों, दूसरा भाग है कि तीनों कृषि कानून क्या कहता है, फिर तीसरा संवैधानिक प्रावधान, चौथा संघ सूची का विषय, पांचवा राज्य सूची का विषय, छठा समवर्ती सूची, फिर सातवां पक्ष में क्या तर्क है, आठवां विरोध में क्या तर्क है और नौवां लास्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं। तो पहला जो पार्ट आता है वह यह है कि यह कानून चर्चित क्यों है। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से 3 कानूनों का निर्माण वर्ष 2020 में किया, लेकिन इन कानूनों को भारत के किसान अपने हितों के विरोध में मानते हैं और बहुत बड़ा एक बौद्धिक तबका है उनका भी ऐसा ही समझ है। उन लोगों का कहना है कि यह संघीय व्यवस्था के खिलाफ कानून बना है और कई राज्य सरकारें भी इसके विरोध में जा चुके हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार उनका आर्थिक हित भी है, क्योंकि अब तक का जो कृषि व्यवस्था चला आ रहा था उसके अंतर्गत राज्य सरकारों को लाभ भी होता था, आर्थिक मुनाफा भी होता था। उदाहरण के लिए अगर पंजाब के संदर्भ में देखें तो पंजाब को उस व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिवर्ष 3500 करोड़ का मुनाफा होता था या आय होता था, और फिर हरियाणा को 1800 करोड़ का प्रतिवर्ष आय होता था। तो ये सारा जो है मुद्दा बन जाता है इसके चर्चित होने का। अब आता है इसका दूसरा पार्ट कि तीनों कृषि कानून क्या है। तो पहला जो कानून है वह है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। मतलब क्या है कि ये जो पहला कानून है इसके अनुसार कोई भी किसान अपने फसलों को सरकारी मंडी से बाहर या अपनी फसलों को अपनी मर्जी के मुताबिक स्टोर कर सकता है, भंडारण कर सकता है या फिर उसकी बिक्री कर सकता है। मतलब क्या, मतलब कि कोई भी किसान या व्यापारी अपने फसलों का भंडारण और बिक्री अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकता है। अब तक क्या था हमारे देश में, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एक सीमा तय था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी या किसान कितने कृषि फसलों का स्टोर कर सकता है, भंडारण कर सकता है। लेकिन ये जो कानून बना है इस कानून के मुताबिक अब ये हो गया कि कोई भी व्यापारी या कोई भी किसान अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जितना चाहे उतना का वह भंडारण कर सकता है और अपनी मर्जी के मुताबिक उन फसलों का बिक्री कर सकता है, खाद्य पदार्थों का बिक्री कर सकता है। मतलब क्या है कि अब यहाँ पर कालाबाजारी का मामला समाप्त हो जाता है। तो ये कानून कहता है। दूसरा है कि कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। ये क्या कहता है, ये कानून का जो मतलब है कि अब इसकी बिक्री कहीं भी हो सकती है। तो जो कृषि फसल था तो अब तक ये था कि जो है सरकारी जो मंडी होगा, जिसको बिहार वगैरह में बाजार समिति कहा जाता है, तो कृषि फसलों की खरीद बिक्री आपको बाजार समिति सरकारी मंडी में हो सकता है। लेकिन इस कानून के मुताबिक अब सरकारी मंडी के बाहर भी जाकर के कृषि फसलों का खरीद बिक्री हो सकता है। तो अब तीसरा आ जाता है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020।
मतलब क्या कि यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है कि किसान किसी व्यापारी या पूंजीपति के साथ जो है फसल उत्पादन के मुद्दे पर फसल उत्पन्न जैसो बोने से पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये जो है हो गया, ये तीनों जो कानून है, पहले कानून के मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक जो है फसलों का भंडारण और बिक्री कोई भी कर सकता है। दूसरे कानून के मुताबिक सरकारी मंडी के बाहर भी कृषि फसलों की खरीद और बिक्री हो सकती है। और तीसरे नियम के कानून के मुताबिक जो है कृषि क्षेत्र में भी कॉन्ट्रैक्ट संविदा की बात हो सकती है। तो ये जो तीनों कानून में जो है उसका निष्कर्ष यही है। अब आता है कि संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 245, 246, फिर 248, 254, ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो फिर अब जो है चूंकि हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था अपनाया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि दो स्तरीय सरकार होती है, एक राष्ट्रीय स्तर की केंद्र सरकार और दूसरी जो है वह प्रांतीय स्तर की राज्य सरकार। और इन दोनों ही सरकारों को जो है कानून बनाने के मुद्दे पर जो है अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत कुछ विषय संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है जो कि अभी के डेट में 99 विषय है। कुछ विषय राज्य सूची का है जो कि अभी 52 विषय है। और कुछ विषय ऐसा है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। वैसे विषय को समवर्ती सूची का विषय कहा जाता है। और पहले हम लोग देख चुके हैं जैसो अनुच्छेद 248 के मुताबिक कि फिर अलग से एक अवशिष्ट शक्ति का भी चर्चा है, जिसके मुताबिक अगर किन्हीं विषयों का चर्चा न तो संघ सूची में है, न राज्य सूची में है और न समवर्ती सूची में है, तो वैसे विषयों पर मतलब वैसे बकाया शेष रह गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता है। फिर जो है संघ सूची का जो 97 प्रविष्टि संख्या है, तो वह कहता है कि जिन विषयों का चर्चा न तो समवर्ती सूची में है और न ही राज्य सूची में है, उस पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब है। तब हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे कि संघ सूची के अंतर्गत कृषि के संबंध में क्या प्रावधान है। तो यहाँ पहला जो संघ सूची का विषय संख्या मतलब प्रविष्टि संख्या 82 है, वह क्या कहता है? वह कहता है कृषि आय को छोड़ करके केंद्र सरकार इनकम टैक्स पर कानून बना सकती है। फिर प्रविष्टि संख्या 86 कहता है कृषि भूमि को छोड़ करके पूंजी मूल्य पर केंद्र टैक्स लगा सकती है। फिर जो है 87 प्रविष्टि संख्या, वह कहता है कृषि भूमि को छोड़ करके संपत्ति पर संपदा शुल्क लगाने का कानून केंद्र बना सकता है। 88 कहता है कृषि भूमि को छोड़ करके संपत्ति पर उत्तराधिकार का शुल्क क्या और कैसा होगा, इस संबंध में भी केंद्र कानून बना सकता है। और फिर जो है 59 जो विषय संख्या है, वह कहता है अफीम की खेती, विनिर्माण और आयात के संबंध में कौन कानून बनाएगा, तो वह केंद्र बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखने के बाद संघ सूची का जो विषय है और उसके अंतर्गत कृषि के संबंध में जो चर्चा मिलता है, तो हम लोग देखते हैं कि कृषि के मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार को नहीं है। फिर आता है राज्य सूची के विषय के अंतर्गत जो कृषि के संबंध में प्रावधान है। तो राज्य सूची का विषय संख्या 14 क्या कहता है? कहता है कृषि शिक्षा और अनुसंधान के बारे में कौन कानून बनाएगा, तो राज्य यह कानून बना सकता है। उसी ढंग से प्रविष्टि संख्या 27 की सिंचाई नहर, इस पर भी कौन कानून बनाएगा, तो राज्य बनाएगा। फिर प्रविष्टि संख्या 18 कहता है भूमि पर अधिकार, जो है कृषि भूमि का ट्रांसफर और भूमि का विकास, ये सब करने के संबंध में कानून राज्य ही बना सकता है। फिर प्रविष्टि संख्या 26 कहता है कि सूची 3 मतलब समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 33 के अधीन रहते हुए राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संबंध में भी कानून राज्य बनाएगा। और फिर 27 कहता है इसी ढंग से कि प्रविष्टि संख्या 33 के अधीन रहते हुए माल के उत्पादन, सप्लाई और वितरण के संबंध में कानून राज्य बना सकता है।
तो ये जो है मामला, ये मामला विवाद का कारण बन जाता है। आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर प्रविष्टि संख्या 28, बाजार और मेले पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य को मिल जाता है। और फिर प्रविष्टि संख्या 30 कहता है कृषि ऋण से मुक्ति, भू राजस्व का मामला, इस पर भी कौन कानून बनाएगा, तो राज्य बना सकता है। और कृषि पर जो है अगर आयकर इनकम टैक्स लगा सकता है तो कौन लगा सकता है, तो राज्य लगा सकता है। फिर समवर्ती सूची में जो है कृषि से संबंधित जो प्रावधान है वो, तो समवर्ती सूची की विषय संख्या 6 क्या कहता है, कहता है कृषि भूमि को छोड़ करके अगर संपत्ति का ट्रांसफर करने का मामला आएगा तो उस पर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। फिर कहता है कि कृषि भूमि को छोड़ करके कॉन्ट्रैक्ट पर कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्ट का मामला राज्य का मामला हो जाता है, जबकि यहाँ जो कृषि कानून का तीसरा कानून है वह कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट कानून है वो केंद्र को अधिकार नहीं दे रहा है, अगर यहाँ पर हम लोग देखें। फिर जो है आपको जो है कहता है समवर्ती सूची का विषय संख्या 18 खाद्य पदार्थों और अन्य माल का मिश्रण की बात करता है कि इस पर भी कानून केंद्र राज्य दोनों बना सकता है। और जो समवर्ती सूची की विषय संख्या 33 है जो कि सर्वाधिक विवादास्पद है, यह कहता है किसी उद्योग के उत्पादों का, खाद्य पदार्थों का जो है व्यापार और वाणिज्य और उनका उत्पादन, सप्लाई और वितरण के संबंध में कानून केंद्र और राज्य जो है दोनों बना सकता है। और तो यही जो है प्रविष्टि संख्या 33, ये इसी आधार पर भारत सरकार ने इन कानूनों का निर्माण किया है। फिर अनुच्छेद 34 मूल्य नियंत्रण के मामले पर केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार दे देता है कानून बनाने का। और फिर जो है आपको विषय संख्या 41 जो है यह कहता है कि कृषि भूमि की कस्टडी मतलब अभिरक्षा, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट और निपटारा मतलब डिस्पोजल के संबंध में भी केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। इतना सारा देखने के बाद हम लोग जो है देख क्या रहे हैं कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची के अंतर्गत कृषि के संबंध में जो प्रोविज़न है वह बहुत ही उलझा हुआ है। और उलझा हुआ है तो इसके चलते हमारे देश में दो तरह का विचार आ गया है, एक पक्ष में और दूसरा विरोध में। पक्षधर लोगों का क्या कहना है, तो उन लोगों का कहना है कि देखिए कि जो तीनों कृषि कानून 2020 है वह राज्य सूची से पूर्णतः मेल नहीं खाता है, मैच नहीं करता है। और जब राज्य सूची से मैच नहीं करता है इसका मतलब है कि केंद्र को इस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और जो कुछ भी मैच कर रहा है वह अवशिष्ट विषय से मैच कर रहा है और यह समवर्ती सूची से मैच कर रहा है। और समवर्ती सूची से अगर मैच करता है तो अवशिष्ट शक्ति जो कि अनुच्छेद 248 के अंतर्गत आता है तो वह तो अधिकार दे देता है केंद्र को। और फिर जो है आपको जो इन लोगों का तर्क आ जाता है वो तर्क ये आ जाता है कि अनुच्छेद की जो समवर्ती सूची का विषय संख्या 33 है वह तो कहता है कि भाई जो है इसी के अधीन रहते हुए राज्य किसी भी माल के उत्पादन, व्यापार और वितरण के संबंध में कानून बना सकता है। तो जाहिर सी बात है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कृषि आ रहा है और यहाँ पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दरअसल ये प्रविष्टि संख्या 33 समवर्ती सूची में पहले शामिल नहीं था। यह 1954 में संविधान में तीसरा संशोधन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में लाया गया था। और इसकी भी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि उस समय देश में खाद्य संकट था और जो भूमि सुधार का प्रयास हो रहा था उसमें कुछ राज्य सरकारें उतनी रुचि नहीं ले रही थी। तो इसके चलते नेहरू जी ने जो है संविधान में ये तीसरा संशोधन करके प्रविष्टि संख्या 33 समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया था। अब आ जाता है इन लोगों का जो फिर तर्क आ जाता है कि कहता है देखिए आप राज्य सूची का विषय जो 26 और 27वां है वह तो साफ कह रहा है
कि जो है इसी के अधीन रहते हुए कोई भी राज्य सरकार जो है अपने राज्य में जो है सो व्यापार और वाणिज्य के संबंध में कानून बना सकता है। फिर मालों के उत्पादन जो है सो और सप्लाई और वितरण के सवाल पर कानून बना सकता है। तो स्पष्ट है कि केंद्र को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। फिर जो है आपको जो समवर्ती सूची का विषय है वह 34वां, वह मूल्य नियंत्रण की बात करता है। तो इसका मतलब क्या है, जब समवर्ती सूची के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण को रख दिया गया है तो साफ है कि कृषि के संघ का मूल्य तय करने में भी केंद्र को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह भी कानून बनाए। फिर 41वां विषय है वह कहता है कि कृषि भूमि की जो संपत्ति है उसकी अभिरक्षा मतलब कस्टडी, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट और जो है डिस्पोजल मतलब निपटारा करने के मुद्दे पर भी जो है केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। तो ये तर्क आ जाता है पक्षधर लोगों का। अब है कि जो लोग विरोध में तर्क देते हैं उनका क्या कहना है। उनका पहला तर्क है कि देखिए संघ सूची का जो विषय संख्या 82 है, 86 है, 87 है और 88 है उससे तो साफ स्पष्ट है कि कृषि केंद्र सूची का विषय नहीं है, यह राज्य सूची का विषय है और इसलिए इस पर केंद्र कानून नहीं बना सकता है। फिर कई लोगों का तर्क है दूसरा कि राज्य सूची का जो विषय संख्या 14वां है, 17वां है, 18वां है और फिर 28वां है और 30वां और 45वां है, ये सब तो अधिकार दे देता है आपको राज्य सरकार को कि वह इस पर कानून बनाए। तो इन सारे तर्कों के आधार पर विरोधियों का कहना है कि दरअसल यह जो कृषि कानून है यह असंवैधानिक भी है और संघीय व्यवस्था के खिलाफ भी है। उन लोगों का कहना है कि राज्य सूची का जो विषय है उसकी विषय संख्या 28वां के अंतर्गत क्या है कि कृषि बाजार और मेला राज्य सूची का विषय है। तो कृषि बाजार और मेला जब राज्य सूची का विषय है तो फिर जो है कहीं भी खरीद बिक्री का जो मुद्दा आ जाता है कृषि कानून का जो दूसरा कानून है उसके मुताबिक, तो आप चाहे सरकारी मंडी में बेचें या सरकारी मंडी से बाहर जाकर के बेचें, जहां भी बेचेंगे तो कृषि बाजार में आप बेचेंगे। और जब कृषि बाजार में बेचेंगे तो कृषि बाजार तो राज्य सूची का विषय है, मतलब क्या उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। तो फिर इस पर केंद्र ने क्यों कानून बना दिया। और इस संबंध में उन लोगों का तर्क आ जाता है कि ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में बहुत पहले एक फैसला आ चुका है और वो केस क्या था, इंडियन टोबैको केस था। इंडियन टोबैको केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि राज्य सरकार को बाजार में जो है आपको सेस मतलब उपकर और ड्यूटी मतलब शुल्क लगाने का अधिकार है। और जब ये एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो इसका मतलब है कि बाजार राज्य सूची का मामला है, केंद्र का नहीं है, इसलिए केंद्र इस पर कानून नहीं बना सकता है। और अगर केंद्र ने ऐसा कानून बना दिया है तो इसका मतलब है कि इसके चलते संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। फिर उन लोगों का तर्क है कि जो है देखिए समवर्ती सूची जो 33 की बात होती है तो क्योंकि जिसके अंतर्गत राज्य को कहा गया है कि आप मालों के उत्पादन वितरण और जो है सो सप्लाई के संबंध में कानून या अपने राज्य के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य का ही कानून बनाएंगे। तो इन लोगों का कहना है कि देखिए इस संबंध में सरकार की एक नहीं बल्कि 3 समितियां बहुत पहले कह चुकी हैं कि कृषि बाजार को असमवर्ती सूची का विषय मानना चाहिए, इसी के अंतर्गत लाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सरकार की जो 3 समितियां इस संबंध में अपनी सिफारिश की है कि कृषि बाजार को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। तो साफ है उससे इन लोगों का कहना है कि खाद्य पदार्थों के संबंध में जो प्रावधान है समवर्ती सूची में वह प्रावधान केंद्र को अधिकार नहीं देता है कि वह इस संबंध में कानून बनाए।
और अगर वो प्रावधान ये अधिकार देता तो फिर सरकार की ये तीनों समितियां इस तरह की सिफारिश क्यों करती कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कृषि बाजार को लाया जाए। मतलब क्या कि जो समवर्ती सूची की विषय संख्या 33 है वह जो है खाद्य पदार्थ का क्या मतलब कि वह कृषि का विषय हो गया, तो वह पर्याप्त अधिकार या स्पष्ट अधिकार केंद्र को नहीं देता है कानून बनाने के संबंध में। फिर इन लोगों का कहना है कि देखिए जो है यह संघीय जैसे व्यवस्था के खिलाफ है यह कानून, इसलिए कि कृषि तो एक पेशा है न कि एक जैसो व्यापार है या बिजनेस है। और अगर ये कृषि को हम एक व्यापार या बिजनेस मान लें तब तो फिर एक नया मुद्दा आ जाएगा कि इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का जो प्रावधान 301 है वह आ जाएगा, और वह जब आ जाता है तब तो इसका मतलब माना जाएगा कि कृषि राजसूची का विषय रहा ही नहीं। तो राजसूची का जब विषय नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि यह संघात्मक व्यवस्था पर हमला माना जाएगा, प्रहार माना जाएगा। तो ये जो है इन लोगों का तर्क आ जाता है। अब इस संबंध में इन लोगों का जैसो सुप्रीम कोर्ट के का कुछ फैसले का भी उदाहरण जो है सो सामने आता है। इन लोगों का कहना है कि देखिए जो कृषि कानून बना है अगर उसकी संवैधानिकता को चुनौती देने का सवाल आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और कई राज्य सरकारें गई भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ। लेकिन जो है यह जो केस की सुनवाई होगा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वह जो है सो डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस के सिद्धांत के अंतर्गत, मतलब सार तत्व के सिद्धांत के अंतर्गत कि ये जो अधिनियम बना है दरअसल उसका उद्देश्य क्या है और उसके प्रावधान का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस संबंध में जो है एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और उसे केस किया फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा था अपने फैसले में उसका भी हवाला ये लोग देते हैं। वो लोग के जो है सो क्या हवाला देते हैं कि जो है एक केस हुआ था बॉम्बे राज्य बनाम बालसरा 1951। इसमें क्या था कि इस केस के अंतर्गत जो है हुआ था क्या कि बॉम्बे राज्य ने एक अधिनियम बनाया, कानून बनाया था बॉम्बे मद्य निषेध अधिनियम। इसके अंतर्गत बॉम्बे राज्य में जो है सो शराब की खरीद बिक्री और रखने को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जैसा कि अभी बिहार में किया गया है। तो इस राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, और चुनौती देते हुए यह कहा गया कि देखिए यह जो अधिनियम है वह केंद्र सूची के अधिनियम के खिलाफ है, इसलिए कि केंद्र सूची में जो है शराब के आयात निर्यात का अधिकार केंद्र को दिया गया है। और अगर बॉम्बे राज्य में शराब की खरीद बिक्री और रखने को प्रतिबंधित कर दिया जाता है तब तो केंद्र सरकार शराब का आयात और निर्यात कर ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब है कि यह संघीय या जो है राज्य ने जो कुछ किया है वह केंद्र के अधिकार को छीना है। इस संबंध में पीथ एंड सब्सटेंस के सिद्धांत के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि देखिए असल में हमको ये देखना है कि इस कानून का उद्देश्य क्या है और जो कानून का प्रावधान है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए फैसला दिया है कि यह कानून जो है केंद्र के अधिकार पर हमला नहीं है, बल्कि यह राज्य सूची के अंतर्गत यह कानून बना है। तो यहाँ पर इन लोगों का एक ये भी तर्क आ जाता है। दूसरा, समवर्ती सूची के संबंध में जो विरोधी लोग हैं वो एक और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का उदाहरण देते हैं। वो केस क्या था? जावेर भाई बनाम बॉम्बे राज्य 1954 का केस था। उस मामले में हुआ था क्या कि केंद्रीय विधानमंडल ने 1946 में एक अधिनियम पारित किया था आवश्यक वस्तु से संबंधित, और उस अधिनियम में यह प्रावधान रखा था
कि कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक वस्तु, इस आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करेगा उसको 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ये जब जो है सो अधिनियम बनाया तो बम्बई राज्य ने इसे पर्याप्त नहीं समझा। उसने क्या किया कि अपने राज्य विधानमंडल से एक जो है सो कानून बना दिया और उस कानून में प्रावधान रखा कि जो कोई आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करेगा उसको चाहे तो 7 साल की सजा हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों सजा हो सकता है। तो और ऐसा पारित करके ये प्रस्ताव भेज दिया तत्कालीन गवर्नर जनरल के पास और गवर्नर जनरल ने इस पर अपनी सहमति दे दी। सहमति दे दी तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अनुच्छेद 254 हमारे संविधान में है वही आधार है, इसका होन जो है सो प्रदान करता है। तो यह जो ऐसा होता है वह डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी के सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि इसलिए एक अनुच्छेद 254 क्या कहता है, उसका जो पहला प्रावधान है कहता है कि संवर्ती सूची के अंतर्गत यदि केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र के द्वारा बना हुआ कानून माना जाए, सही माना जाएगा। लेकिन दूसरा जो फिर इसी का प्रावधान है वो कहता है कि अगर ऐसा होता है तो यदि राज्य विधानमंडल अपने यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेज देता है राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए और यदि राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दे देता है तो राज्य के द्वारा बना हुआ कानून ही उस राज्य में लागू माना जाएगा। तो यह डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी के अंतर्गत ऐसा होता है। मतलब क्या कि ये जो सिद्धांत है ये इसी सिद्धांत का पालन यहाँ पर किया गया था। तो लेकिन फिर इसी में है कि राज्य के द्वारा जो विधेयक पारित हुआ राष्ट्रपति ने जो उसको मंजूर कर लिया तो इसके चलते जो उसी राज्य में राज्य के द्वारा बना हुआ कानून माना जाएगा। तो इसी में फिर आगे प्रावधान कहता है कि फिर इसके बाद भी केंद्र को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह कोई दूसरा ऐसा कानून उस संबंध में ले आए जिसके चलते उस राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया है वह समाप्त हो जाए। तो ऐसा इसी में हुआ था जावेर भाई बनाम बम्बई राज्य के मामले में कि जब बम्बई राज्य ने विधेयक पारित करके गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त कर ली तो क्या हुआ कि जो है बाद में केंद्र ने उस अधिनियम को ही जो है सो बदल दिया जिसके चलते राज्य के द्वारा किया गया फैसला ये बनाया गया कानून अप्रासंगिक हो गया। तो ये जो है सो एक उदाहरण मिलता है। फिर जो है अवशिष्ट शक्ति के संबंध में भी विरोधी लोग तर्क देते हैं कि देखिए इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आप देख लीजिए। तो वह जो है सो फैसला क्या था, तो वह फैसला था इंटरनेशनल टूरिज्म कॉरपोरेशन बनाम हरियाणा राज्य 1981। इस फैसले में हुआ इस केस में क्या था, इस केस में जो प्रावधान किया था राज्य हरियाणा राज्य विधानमंडल ने वो क्या था, वो था कि हरियाणा में स्थित जो भी नेशनल हाईवे है उस हाईवे से गुजरने वाले वाहनों पर जो है हरियाणा राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है। तो हरियाणा राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है। तो ऐसा जो अधिनियम बनाया था हरियाणा राज्य ने उसका नाम रखा गया था हरियाणा यात्री तथा मालकर अधिनियम 1952। तो हरियाणा यात्री तथा मालकर अधिनियम 1952 को चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, यह कहते हुए कि एनएच तो संघ सूची का विषय है। तो मतलब क्या कि नेशनल हाईवे पर के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो केंद्र को है। इसलिए राज्य सरकार जो एनएच पर से गुजरने वाले वाहनों पर टैक्स लगाने के संबंध में कानून बनाई है वह तो गलत है, वह तो जो है सो केंद्र के अधिकार पर हमला है। तो यह कह करके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के संबंध में इस केस के संबंध में फैसला देते हुए कहा कि देखिए भाई
अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग इतना ज़्यादा केंद्र को नहीं करना चाहिए कि हमारी संघीय व्यवस्था ही चौपट हो जाए। पहला तो उन्होंने ये कहा, और साथ ही उसमें ये भी कहा कि अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग सबसे अंत में करना चाहिए, जबकि कोई विकल्प नहीं मिले। कहने का मतलब कि न तो संघ सूची, न तो राज्य सूची और न समवर्ती सूची से वह विषय टैली करे, तब जा करके बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर टैली नहीं करता है इन तीन सूचियों में से किसी सूची में, तब जा करके केंद्र को अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही दूसरा उसी में फैसला दिया कि यदि राज्य सूची और संघ सूची की विषय संख्या 97 में टकराव हो, तो उस हालत में जो है राज्य सूची के विषय का काफ़ी उदार और जो है व्यापक व्याख्या करना चाहिए। तो इसका क्या मतलब? इन लोगों का तर्क है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्यों को जो अधिकार है उसको, उसकी महत्ता को स्वीकार करना चाहिए केंद्र को। ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉरपोरेशन बनाम हरियाणा 1951 का केस है, सुप्रीम कोर्ट की यही समझ रहती है। तो ये जो है इन लोगों का तर्क है। फिर सवाल उठता है कि अगर ये सारी जो है बातें हैं, पक्षधर लोगों का कहना सही है, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा कर के जल्दी फैसला क्यों नहीं करवा लेते हैं? तो इस संबंध में जो है प्रोविज़न तो है, खास करके सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है। वो फैसला क्या है कि भारत संघ बनाम एच.एस. ढिल्लन का केस 1972 है। उस भारत संघ बनाम एच.एस. ढिल्लन 1972 का जो केस है, उस केस का जो निष्कर्ष है, उसमें उस निष्कर्ष के मुताबिक दो आधार पर किसी भी कानून की संवैधानिकता के संबंध में चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है। तो वो दो आधार क्या है? तो पहला आधार है कि यदि कानून निर्माण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो, तब सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती दिया जा सकता है। और दूसरा है मौलिक अधिकार। तो जाहिर सी बात है, कानून निर्माण का ही यहाँ पर विषय वस्तु बनता है। इसी के संबंध में विवाद है कि केंद्र को ये अधिकार है ही नहीं कानून बनाने का। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यह संवैधानिक केस होगा, और संवैधानिक केस की सुनवाई जो है कम से कम 5 जजों की बेंच करता है। और ऐसा जो केस होता है उसकी सुनवाई आरंभ होने में ही कम से कम 4 से 5 साल लग जाता है। और जब केस की सुनवाई आरंभ करने में ही 4 से 5 साल लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि तत्काल तो फैसला आने से रहा। और जब तत्काल फैसला आ नहीं सकता है, तब तो केंद्र ने जो इन तीनों कानूनों का निर्माण किया है वो तो लागू हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भले ही कई केस इस संबंध में हो चुके हैं, लेकिन बहुत जल्दी इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय हो जाएगा, ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है आपको पक्षधर लोगों का ये कहना है, ये जो विरोधी लोग हैं उनका ये तर्क आता है। तब लास्ट में सवाल उठता है कि अब हम लोग क्या कह सकते हैं? तो हम लोग तो यही कहेंगे कि हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन इस हमारे देश में जो संघात्मक व्यवस्था है वह जो है केंद्र की ओर झुका हुआ है। और इसलिए इस संबंध में जिस तरह से कृषि के संबंध में स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में न तो संघ और न राज्य और न समवर्ती सूची में कुछ कहा गया है, मतलब क्या कि स्पष्टीकरण नहीं है कृषि के मुद्दे पर कि कौन कानून बना सकता है और कौन नहीं बना सकता है। तो काफ़ी यह उलझा हुआ विषय है। हम जो है सो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। तो इतना जब उलझा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आसान नहीं है इस पर कुछ स्पष्ट रूप से कहना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है हमारे देश में, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला ही गया है तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा
वही सर्वमान्य मान लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस विवाद का अंत भी हो जाएगा।